अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं हूं शाहिद अब्बासी। एक और अपडेट सामने आई है। फ़ौजी अदालतों के ख़िलाफ़ इंट्रा कोर्ट अपील की समाअत मुकर्रर हो गई है। सुप्रीम कोर्ट 25 मार्च को अपीलों पर समाअत करेगी। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने नया 6 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया। जस्टिस अमीनुद्दीन खान 6 रुकनी बेंच की सरबराही करेंगे। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस हुसन अजहर रिजवी, जस्टिस शाहिद वहीद बेंच में शामिल हैं। जस्टिस मसरत हलाली, जस्टिस इरफान सादत खान भी सुप्रीम कोर्ट के 6 रुकनी बेंच का हिस्सा हैं। ये अपनी नोयत का बड़ा अहम तरीन फ़ैसला है, क्योंकि 9 मई के वाक़े के बाद जो कानून मंजूर हुआ था उस पर कहा गया था कि जो सिविल लोग हैं उनका जो ट्रायल है वो फ़ौजी अदालतों में किया जाएगा। लेकिन अभी जो रिसेंटली इस केस के ख़िलाफ़ अदालतों में अपील हुई, अदालतों में जब ये अपील हुई तो हाई कोर्ट से फ़ैसला आया। इसके ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में भी अभी ये 6 रुकनी बेंच बना है, ये लार्जर बेंच है, ये इसके ऊपर फैसला करेगा। इसके बाद ये फैसला किया जाएगा कि क्या ये जो सिविल लोग हैं, ये जो अंडर ट्रायल हैं, शायद कि इनका क्या होगा, क्या इनका ट्रायल आर्मी की अदालतें करेंगी या नहीं। इस पर लतीफ़ खोसा साहब की तरफ से, एजाज़ एहसन साहब की तरफ से रद्द अमल आया था। ये पाकिस्तान के बड़े वकील हैं। इन्होंने कहा था कि अगर फ़ौजी अदालतों में ट्रायल हुए तो हम किसी भी अदालत में पेश नहीं होंगे। जब हम पेश नहीं होंगे तो ट्रायल किस तरह मुतवक्के होगा। इस पर भी बड़ी डिबेट जारी है, लेकिन अहम तरीन चीज़ें, अहम तरीन पेशरफ्त हो रही है मुल्क में। और मुल्क में अगर ये फ़ैसले अदलिया की तरफ से बेहतरीन तरीके से आ गए तो मुल्क की सियासत का नक्शा बदल सकता है। अगर फ़ौजी अदालतों में सिविल लोगों के ट्रायल होना शुरू हुए तो मैं भी मुतवक्का तौर पर यही लगता है कि शायद के जो पब्लिक और फ़ौज के दरमियान जो एक इज़्ज़त का रिलेशन है वो शायद मज़ीद मांद पड़ जाए, मज़ीद वो कमी की तरफ आए और मज़ीद कशीदगी बढ़ जाए। लेकिन देखते हैं कि चीफ़ जस्टिस साहिबान की तरफ से जो फ़ैसले किए जाएंगे वो किस हद तक कारआमद साबित होते हैं। अगर उन्होंने फ़ौजी अदालतों के मामले को क्रॉस लगा दिया तो मैं भी शायद के कुछ अवाम के अंदर जजेस के बारे में रिस्पेक्ट डेवलप हो, कुछ मज़ीद उनके बारे में वो सोचेंगे। लेकिन मैं भी मुमकिन तौर पर प्रेशर भी इदारों का होगा। चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब भी अब सोचेंगे कि चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब पर ऑलरेडी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो फ़ैसले आए थे उन पर कड़ी तनकीद की जा रही थी, जिस पर काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की तरफ से असद तूर साहब की तरफ से इल्ज़ामात भी लगाए गए थे। उन्होंने काजी फ़ाइज़ ईसा साहब को कहा था कि आपने इलेक्शन चोरी करवाया। इसके बाद असद तूर साहब को बिहाइंड द बार रखा। इसी बयान पर असद तूर साहब के बयान पर उन्हें अरेस्ट किया गया। उनका रिमांड हुआ 14 दिन का, बाद में उनकी बेल भी हुई, उनको डिस्चार्ज नहीं किया गया, वो स्टिल अंडर ट्रायल हैं। JIT की तश्कील भी हुई और उसके बाद अभी तक उनका ट्रायल चल रहा है। लेकिन ये सारी चीज़ें हमें मद्देनज़र रखनी होगी, सारी चीज़ों को देखना होगा। इस सारे मामले के बाद जो एक सीरीज़ चली कड़ी, उसके बाद इन्होंने वापस जो है जाकर चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने यूट्यूबर्स को बुलाया। ये यूट्यूबर्स वो थे जिनके बारे में काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की तरफ से नोटिफिकेशन जारी हुआ था कि ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की बिल्डिंग के अंदर दाखिल नहीं हो सकते। बाद में इन्होंने उन्हीं यूट्यूबर्स को बुलाया और बाद में उनको ही इंटरव्यू दिया और उन्होंने कहा कि मैं किसी भी मामले में इन्वॉल्व नहीं हूँ, मैंने इलेक्शन चोरी नहीं करवाया, मैंने फ़ौज के साथ मिलकर ऐसा नहीं किया। ये स्टेटमेंट काजी फ़ाइज़ ईसा साहब को जारी करनी पड़ी थी। लेकिन अब काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के बारे में कड़ा इम्तहान है। जजेस की तरफ से रिएक्शन आने शुरू हो गए हैं, जजेस ने आवाज़ें उठाना शुरू हो गई हैं। पेशावर हाई कोर्ट का फ़ैसला अगर कंपेयर करें तो फिर शायद कि वो हाई कोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बड़ा मुख्तलिफ था। सुप्रीम कोर्ट के अगर फ़ैसले अगर लोअर कोर्ट के फ़ैसलों के साथ कंपेयर करें तो वो बड़े मुख्तलिफ थे। लेकिन अब जो जजेस की जो स्पेस है, शायद कि उन्हें अपनी स्पेस को बहाल रखना पड़े और मुल्क के लिए कुछ अच्छे फ़ैसले करने पड़े। ये अगर सारी सूरत हाल बेहतरी की तरफ नहीं जाती, अगर ये अदलिया की तरफ से सही फ़ैसले नहीं किए जाते तो मुल्क बेहतरी की तरफ नहीं आएगा। क्योंकि IMF की नई शराइत के मुताबिक मज़ीद ताजरों के ऊपर टैक्स लगाया गया है। दुकानदारों की रजिस्ट्रेशनें भी जारी कर दी गई हैं। जो
ٹیکس کی تعین کردہ چیزیں کی گئی ہیں وہ آمدن کے مطابق کی گئی ہیں، لیکن چھوٹے بڑے شہروں میں جو تاجروں کی رجسٹریشن ہے وہ جاری ہو چکی ہے۔ اس کے اوپر ایک نئی کڑی مشکل آ گئی ہے عوام کے لیے اور بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے، لیکن آئی ایم ایف کی جو شرائط ہیں ان کو فلفل کرنا نون لیگ کی حکومت کی مجبوری ہے، لیکن یہ اگر ٹیکس مزید ان کے اوپر امپوز کریں گے، پھر ان کی آمدن اگر نہیں بڑھائیں گے، جو سرکاری ملازمین ہیں ان کی جو تنخواہیں نہیں بڑھائیں گے، تو اس سے ایک ان کے جو اخراجات ہیں اور ان کے اوپر جو ایکسپینسو ہیں ان کے اوپر گیپ آ جائے گا، جو انکم اور اس کے درمیان یہ چیزیں چل نہیں پائیں گی، پھر لوگ مزید استحصال کا شکار ہوں گے اور مزید نون لیگ کو بڑا نقصان ہوگا۔ لیکن آنے والے دنوں میں کس طریقے سے نون لیگ اپنی پالیسی کو لانچ کرتی ہے، پنجاب میں فل فلیج نون لیگ کی حکومت ہے، کے پی کے میں کیونکہ وہاں پر حکومت پاکستان تحریک انصاف کی ہے، یہاں پر جو وزیر اعلیٰ بنے ہیں ان کے درمیان بھی بڑا کمیونیکیشن گیپ ہے۔ علی امین گنڈا پور بات ماننے کو تیار نہیں ہے، مریم نواز صاحبہ ان کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، سندھ کے اندر پیپل پارٹی بیٹھی ہوئی ہے۔ اسی طرح یہ ساری صورتحال جو دیکھنے کو ہمیں مل رہی ہے، اس میں کوئی بڑی پیش رفت ممکنہ طور پر ہو سکتی ہے۔ ملک میں یہ جو حکومت بنی ہے جس طرح کے فیصلے کر رہی ہے، شاید کہ ممکنہ طور پر مجھے یہی لگ رہا ہے، میرے جو سمجھ میں آتا ہے یا جو میری ذاتی پرسنل اسسمنٹ میں آ رہا ہے کہ یہ ملک میں حکومت چلنی مشکل ہے۔ آنے والے دنوں میں اس حکومت کو بڑے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑے گا اور شاید کہ نون لیگ کو یہ حکومت گیو اپ کرنی پڑ جائے۔ اس پر دیکھیں گے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے کیا فیصلے آتے ہیں۔ جیسے ہی کوئی نئی پیش رفت ہوگی میں اپڈیٹ کروں گا۔ مجھے دیجیے اجازت، بہت شکریہ۔